अच्छा, ये स्टार्टअप का कल्चर इतनी तेज़ी से बदल रहा है हमारे सामने। हम जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, एनईडी में, तो हमने उसी वक़्त ये सुना था कि स्टार्टअप लफ्ज़ क्या है, ये क्या कल्चर है। हमारे सामने करीम आई, अब देख र लो कि वो चली गई। एयरलिफ्ट ने एग्ज़िट किया, चीते चला गया। तो ये इतनी जल्दी से जो हमारे यहाँ एग्ज़िट्स हो रहे हैं, बल्कि एग्ज़िट्स तो नहीं कहेंगे इसको, तो ये तो डिज़ास्टर ही हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से एग्ज़िट कर लिया। तो ये क्या स्टोरी है करीम की? अच्छा देखें, ये स्टोरी जो है करीम की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि करीम वाज फाउंडेड इन 2012 बाय पाकिस्तानी। तो एक पाकिस्तान कनेक्शन तो वहीं से डायरेक्ट आ जाता है। इट वाज फाउंडेड इन दुबई। तो हेडक्वार्टर तो अभी भी वो दुबई में है, मगर उसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड था वो पाकिस्तान में, कराची में, बल्कि तारिक रोड में पर लिखा गया था। तो वो एक हमारे लिए ऑब्वियसली एक प्राउड मोमेंट था कि एक ग्लोबल कंपनी है जिसका कुछ ना कुछ ताल्लुक जो है, जैसे कि आजकल हम लोग बड़ा जो भी बाहर से कोई स्टार्टअप हुँ। बड़ा बन जाता है और उसका बाद में पता चलता है कि देयर इज़ अ पाकिस्तानी कनेक्शन। इसमें यहाँ पे एक जेन्युइन कनेक्शन है जो कि आपको नज़र आता है, चूँकि जो सीईओ हैं मुदस्सिर शेखा साहब, वो जो हैं वो खुद भी आपको अगर कभी नज़र आएँगे ज़्यादातर, तो वो कुर्ता शलवार पहने हुए नज़र आएँगे, उनकी एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी भी नज़र आती है। तो जब ये 2015 में इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से सबसे पहले कराची में किया था, तो लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट था लोगों के अंदर। अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग जब थे उस वक़्त, आई थिंक वी वर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। तो उस वक़्त ये कॉन्सेप्ट कि आप किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठेंगे वाज़ अनहर्ड ऑफ। मतलब मैं तो नहीं सोच सकता था एकदम यानी कि से। एक अनब्रांडेड टैक्सी। अनब्रेंडेड, या सॉर्ट ऑफ लाइक काली दैट। टैक्सी होती थी, का पीली टैक्सी पीली होती थी। टैक्सीज़ होती थी। पीली तो कम हो गई थी, बाद में काली टैक्सी रह गई थी कराची में। हाँ, ये बात है। बट आप किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठेंगे और वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा, और एट अ वेरी नॉमिनल नॉमिनल प्राइस। प्राइस। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब ये शुरू में हमने, और शुरू में अच्छा ऐसा होता था कि शुरू में आपके घर पे नहीं आती थी गाड़ी। गाड़ी जो है वो आप लैंडमार्क्स होते थे आपके करीबी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीसीएचएस में रहता हूँ, हुँ, तो वहाँ पे आपको नूरानी कबाब पे वो आप अपनी लोकेशन डालते थे तो हुँ। वो नूरानी कबाब पे यानी कि आ आपको जाती थी। नूरानी कबाब तक खुद आना खुद पड़ेगा, आना वहाँ से पड़ता गाड़ी था। लेगी, घर पे डोर स्टेप पे नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही था। पहले ऐसा होता था। पहले ऐसा होता था, और जो कि सही भी था, चूँकि उस वक़्त जीपीएस जो है वो ऑब्वियसली इतना एक्यूरेट था भी नहीं, हुँ, और उनको पता था कि किस तरीके से, चूँकि अभी इट्स इट्स अ न्यू थिंग, तो लोगों को ज़रा डिफ़िकल्टी होगी, तो उन्होंने ये इस मॉडल के ऊपर वो गए। तो उस उन्होंने प्रमोशन शुरू में आपको पता है की थी। तो क्रोला एल्टिस आई थी, हम 3 दोस्त थे और हमें कराची लिटरेचर फेस्टिवल जाना था, उन्होंने प्रोमो चलाया था। ये कराची लिटरेचर बीच लग्ज़री। बीच लग्जरी, और हम ₹200 में क्रोला एल्टिस में गए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो इट वाज़ डर्ट चीप। तो हम तो बड़े खुश थे, कंज्यूमर्स सब खुश थे। मगर इसके पीछे जो वर्किंग थी, चूँकि ऑब्वियसली उनको कस्टमर्स एक्वायर करने थे और उसके लिए उनको ऑब्वियसली डिस्काउंट्स हेवीली सब्सिडाइज़ करनी थी राइड। तो उसके लिए उन्होंने ऑब्वियसली बर्न किया कैश। तो वो आप एक हद तक तो उस कैश को बर्न कर सकते हैं, देन इट बिकम्स अनसस्टेनेबल। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता राइड्स जो हैं वो महँगी होना शुरू हो गई। तो जब महँगी होना शुरू हो गई, तो जो लोग पहले अफ़ोर्ड कर सकते थे, फिर उन्होंने जो है कंपैरिज़न करना शुरू कर दिया, और हुँ, इसी दौरान जो है वो और स्टार्टअप्स भी कॉम्पिटिटर्स आना, आए। कॉम्पिटिशन आना शुरू हो गया। उबर भी आ गया था उस वक़्त। हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाइकिया आ गया। तो बाइकिया आया तो ऑब्वियसली वो बाइक्स लेकर आया, तो बाइक्स वैसे ही बहुत ज़्यादा हुँ। चीप थी। उसने बहुत मार्केट ख़राब की थी उन्होंने इनकी। काफ़ी मार्केट ख़राब की थी। तो करीम को वहाँ मतलब से मार्केट फिर ख़राब करने से मकसद ये है कि इनके लिए और कंज़्यूमर के लिए कंज़्यूमर्स, तो शहरियों के लिए तो सहूलत ही हुई थी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो फिर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर एक चीज़ हमें और भी देखनी होगी कि उस वक़्त हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। आपकी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए थे, और पाकिस्तान की जो मार्केट है वो शुरू में तो एक आपको होता है बूम और बस्ट साइकिल, तो उस वक़्त एक बूम आया हुआ था तो सब लोग इन्वेस्ट भी कर रहे थे। देयर वाज़ अ लॉट अच्छा, ऑफ वो हर दिन ही नए स्टार्टअप्स की कहानियाँ सुनते थे कि अब ये आ गए, इतने मिलियन डॉलर रेज़ कर लिया, पहला राउंड क्या बोलते हैं उसको, सीड राउंड। सीड राउंड आ गया, सेकंड राउंड आ गया। तो वो सब बातें जो है ना, वो ऐसा लगता है कि अभी कल की बातें थी, लेकिन अब बहुत सोचें तो बहुत पुरानी लग रही हैं। ऐसे ही है, चूँकि वो एक ख्वाब था, सबने देखा था उस वक़्त, लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी थे और चीज़ें होती हुई नज़र आती थीं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खुद ब खुद डेड डाउन हो गया। आई थिंक पोस्ट कोविड हमारे पास एक वेव आई थी जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्ट किया था फॉरेन कंपनीज़ ने, बहुत ज़्यादा कैपिटल आया था।
एयरलिफ्ट की मिसाल हमारे सामने है, $85 मिलियन दे रेज्ड। बट वो ऑब्वियसली कोई हम लोग वेट कर रहे थे किसी सक्सेस स्टोरी का, कि वो एक कोई हमारे पास यूनिकॉर्न आएगा। यूनिकॉर्न इज़ $1 बिलियन स्टार्टअप विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। इंडिया में आ गए हैं। इंडिया में तो बहुत पहले आ चुके थे, फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारे हैं, बट हमारे पास अभी नहीं है। आई थिंक द ओनली बिग एग्जिट दैट वी हैव गॉट इज़ गेडीटेक की कंपनी है, क्लाउडवेज। दे आई थिंक एग्जिटेड विद अ नंबर ऑफ $350 मिलियन। तो वो दैट्स अ गुड नंबर, और वो कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप थी। बूटस्ट्रैप मतलब उन्होंने कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली थी, तो वो एक आप कह सकते हैं कि एक सक्सेस स्टोरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट सी एनी सक्सेस स्टोरी। करीम के साथ क्या हुआ, क्यों एग्जिट कर गए? अच्छा, जो करीम के साथ हुआ, तो एक तो हम पहले चले जाते हैं स्टेटमेंट में मुदस्सिर शेखा साहब की, जो कि अभी करंटली सीईओ भी हैं। तो और ये 2019 फाउंडर भी हैं। फाउंडर भी हैं, बिल्कुल। तो 2019 के अंदर जो है इन्होंने अपनी कंपनी बेच दी थी ऊबर को। बट उन्होंने कंपनी बेचकर जो मुआहदा हुआ था ऊबर और करीम के दरमियान, वो ये था कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। तो वो जम नहीं हुई, वो ऊबर नहीं बन गई, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जब आप कोई कंपनी एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वो कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो जम हो जाती है इन द लार्जर कंपनी। जैसे मिसाल तो वारिद और यूफोन में हुआ ना, आई जी, डोंट नो कि ये हाँ, रेलिवेंट ये मिसाल बिल्कुल है नहीं है। मर्जर, वो मर्जर मर्जर कह था लें वो आप, तो, मर्जर हाँ। एंड एक्विजिशंस, ये इनमें मोर और लेस यही मतलब चीज़ें होती हैं। आइडेंटिटी जो है करीम की अलग रही और यस, उबर की आइडेंटिटी अलग रही, अलग लेकिन रही। वो उबर उसकी पेरेंट कंपनी हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर, मगर फिर ऑब्वियसली जब ये हुआ तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं जाके उनके हाथ में नहीं रहती, जो कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी करीम के सीईओ हैं मुदस्सिर शेखा साहब। बट ऑब्वियसली जैसे पहले इंटरेस्ट था उनका पाकिस्तान की मार्केट में, ऑब्वियसली जो कि माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मैंने जैसे बताया कि वो ख़राब होना शुरू हो गई थी, और यूनिट इकोनॉमिक्स जो है स्टार्टअप्स के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या होती है यूनिट इकोनॉमिक्स? यूनिट इकोनॉमिक्स ये है कि आपकी पर राइट, पर यूनिट जो है, इसमें हम पर राइट कहेंगे। किसी और स्टार्टअप के अंदर आप जैसे पर ऑर्डर भी कह सकते हैं, अगर कोई ई कॉमर्स का स्टार्टअप है। तो यूनिट बेसिस के ऊपर देवर एट अ लॉस। तो जितना पैसा एक राइट के ऊपर वो कमाते थे, उससे ज़्यादा वो लगा रहे थे। इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशनल कॉस्ट वाज वेरी वेरी हाई। यानी कि अगर आप एक बिरयानी की प्लेट 300 रुपये की बना रहे हैं, तो आप उसको बेच 150 रुपये में रहे, 200 रुपये में रहे, तो आप लॉस में बेच रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? अच्छा, ये होता है कि ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट मॉडल। तो जब इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्टर अपने साथ जो है वो कैपिटल लेकर आता है, तो वो अब डिफरेंट कंडीशंस में, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में इन्वेस्टर्स की डिफरेंट सोच होती है। तो कभी इन्वेस्टर अलाउ करता है कि आप ग्रोथ की तरफ जाएं और एट ऑल कॉस्ट, तो उसमें होता ये है कि वो लगाते हैं, पैसा लगाते हैं अच्छा। ताकि कस्टमर एक्वायर करें, और सही। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म वो आपको देख रहे होते हैं कि वहाँ से हम कमाए। प्रॉफिटेबिलिटी ले आएंगे, और हम एक दिन रिटेन करेंगे उस कस्टमर को, एंड इवेंचुअली वो कस्टमर एक जो है हमारा वो प्रॉफिटेबल हो ब्रेक जाएगा। इवन पे आ जाएंगे। यस, यानी कि हम जितना आपने लगाया उतना कमा कमा लेंगे, लेंगे, उसके बाद फिर आप कमाने प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल, तो ये उनकी सोच होती है। हम्म। बट करीम भी यही कह रहा था कि देवर बर्निंग कैश इन कैपिटल, कि हम पैसा ज़्यादा लगाएंगे, कम कमाएंगे, लेकिन हम अपनी मार्केट बना लेंगे और वो मार्केट एक दिन हमें पे ऑफ करेगी। पे ऑफ करेंगे, बिल्कुल। चूँकि उन्होंने उसके बाद एवरीथिंग ऐप भी बनाई, तो उसके अंदर उन्होंने पहले तो वो कार राइड से आए थे, फिर उन्होंने बाइक राइड्स भी स्टार्ट की, फिर उन्होंने फूड डिलीवरी भी हम्म। स्टार्ट कर दी, फिर और वो वो पेमेंट सिस्टम भी लेकर आ गए। सौदा सेल्फ भी भेज देते घर या में। हाँ, फिर उन्होंने डार्क स्टोर्स वगैरह, तो उन्होंने थे करीम के, थे जी, डार्क जी, स्टोर्स? डार्क स्टोर्स भी थे। तो उन्होंने सब कुछ किया, करीम नाउ आया, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। बट वही होता है कि आइदर यू कैन डू एवरीथिंग, यू नो, और यू कैन डू वन थिंग इन अ वे के विच लेकिन इज़ नहीं, मतलब मैं सस्टेनेबल। भी अज़रबैजान में था, तुम्हारे साथ भी पहले गया 2-3 साल पहले, हमने बोल्ट की वहाँ पे देखा बिल्कुल, ना। बोल्ट सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग ऐप है, वो खाना भी दे रहा है और वो सनी प्लास भी भेज रहा है आपको, वो दवाई भी दे रहा है। लेकिन ये कि वो तो सक्सेसफुली चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने जैसे बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ऐसी मार्केट है कि अभी तक हम लोग नंबर्स जो हैं, हमारे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, मगर फिर हम जीडीपी पर कैपिटा जब देखते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन आता नहीं है उस तरह से कि वो ग्रो भी नहीं हो पा रही है। फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, पेट्रोल फिर प्राइसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेट्रोल, फैक्टर है। सब बहुत, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि आपके उसमें है ही नहीं, मतलब आपके हाथ में ही आपके नहीं है। कंट्रोल में नहीं है, पूरी इंडस्ट्री खा गया वो।
एग्ज़ैक्टली तो क्योंकि वो अज़रबैजान में बहुत सस्ता है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल वो ऑयल रिच कंट्री है, तो वहाँ की जो राइड हीलिंग सर्विसेज़ हैं वो उसका फ़ायदा फ़ायदा उठाती हैं। उठाती हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारे सामने पेट्रोल कहाँ से लगे और बिल्कुल। रुक भी नहीं रहा। तो अब इस माहौल के अंदर किसी भी स्टार्टअप का, करीम के पास तो पैसा बहुत था, मैं कहता हूँ किसी और स्टार्टअप का भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता उबर है। ने पहले एग्ज़िट किया ना? उबर पहले ही उबर ने एग्ज़िट तब किया जब एक्वायर कर लिया, उसके बाद फिर उसने उबर चला गया और फिर करीम ही रह गया था। बट हमने ये देखना शुरू कर दिया था आई थिंक 2021 के अंदर, काफ़ी इन्होंने मेजर रीस्ट्रक्चरिंग की थी। दे लेड ऑफ अबाउट 30% ऑफ देयर वर्कफोर्स पाकिस्तान में। तो फिर वहीं से हमें एक डाउनफॉल, एक ट्रेजेक्टरी उनकी नेगेटिव ट्रेजेक्टरी नज़र आ गई थी कि उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो रहा था और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये निकाले हैं लोग, उसके बाद उन्होंने दोबारा हायरिंग की है। तो उनका फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई थिंक दे वर हायरिंग फॉर द मिडल ईस्ट एंड अदर रीजन्स, मगर वो चाह रहे थे कि टेक यहाँ पे रहे और बाकी उन्होंने जो उनको लगा कि ऐसे रोल्स हैं जो कि रिडंडेंट हो चुके हैं, तो फिर उनको फिर ले ऑफ कर दिया। तो ऑब्वियसली जब इस तरह से एक चीज़ होगी तो फिर लोगों का मोराल भी डाउन हुआ। फिर लोगों को नज़र आना शुरू हुआ कि पहले जो एक चार्म था स्टार्टअप में काम करने का और आपको 2x 3x सैलरीज के हुँ, अंदर हुँ। जो है देवर एक्यू हायरिंग यू गाइस, वो अब जो है एक तरीके से नज़र आना शुरू हो गया कि मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो फिर लोगों ने खुद सोचा कि अब हम क्या करते हैं, तो नाउ दे वेंट फॉर द एमएनसीज और जो स्टेबल एक आप कह लें जॉब जॉब मार्केट है। मार्केट है, वहाँ तक जाना शुरू हो गया। तो टैलेंट भी मूव करना शुरू हो गया। फिर कंपटीशन, आई थिंक कंपटीशन वाज समथिंग दैट वाज द नील इन द कॉफिन। Yango केम, InDrive केम और फिर उन्होंने अपने अपने मॉडल्स लेकर आए। तो InDrive का जो बिड प्राइसिंग का मॉडल था, जिसके अंदर कोई भी बंदा एक रेंज में अपनी प्राइस सेट कर सकता है और फिर हम ड्राइवर पे छोड़ देते हैं या हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं टू डिसाइड वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। बोली लगाते हैं ना बोली आप, लगाते हैं, बिल्कुल। आपने ₹200 लगाए, कोई भी आपकी राइड नहीं एक्सेप्ट कर रहा, फिर आप बढ़ाते हैं 250 करते हैं, 260 करते हैं। तो इस तरह से ये वो यूज़र को ये फ़ील आती है कि भाई ये मेरे इख्तियार में, जैसे हमें आदत होती है ना उन रिक्शे वाले से हाँ। नेगोशिएट करने की, भाई नहीं, 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 ₹100 ज़्यादा है, ₹70 ले लो। तो हुँ। वो भी लोगों में एक एक्साइटमेंट थी कि यार ये वाली ऐप ज़्यादा अच्छी है, नेगोशिएट करने की हमें सहूलत दी हुई है। उसमें यही होता था चूँकि लोग क्या करते थे, यहाँ करीम में जो थी वो होती थी, पीक फैक्टर लगता था। हाँ, उससे लोग जो है 3x ना 4x लगता था वो। 3x 4x पीक फैक्टर लगता था और लोगों को एंग्ज़ायटी होती थी। अगर लोग ट्रैफ़िक सिग्नल में फँस जाएँ, कहीं रश में फँस जाएँ, तो लोग कहते थे कि अब प्राइस पता नहीं कहाँ तक जाएगी और वो एक कांस्टेंट एंग्ज़ायटी होती थी। हुँ, वो चीज़ जो है वो InDrive ने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ये एक रेंज है, ये फ़िक्स प्राइस होगी। जैसे कि हम लोग रिक्शा वाले के साथ करते थे, अगर हम ट्रैफ़िक में भी फँसते थे, हम रिक्शा वाले को ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। तो वो उन्होंने एक साइकोलॉजी आपने देखी, एक हमारी नेशन की एक साइकोलॉजी थी, जो कि उन्होंने देखते हुए इस मॉडल को अपनाया, ना कि फ़िक्स प्राइस करते। तो वो चीज़ वर्क कर गई। फिर ऑब्वियसली दे आल्सो इन्वेस्टेड हेविली। नहीं, तो सवाल ये ना कि चलो साइकोलॉजिकली तो क्रैक कर लिया उन्होंने, लेकिन फाइनेंशियली वायबल कैसे है? कि अगर करीम एग्ज़िट कर रहा है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो इनड्राइव कैसे सस्टेन कर रहा है इस चीज़ को कि वो फिक्स प्राइस पे लोगों को सहूलत दे रहा है? अच्छा, अच्छा एक सवाल है। तो इसमें तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये भी देखेंगे कि वो आए कब हैं InDrive। तो उनका अभी एक टाइम पीरियड है कि जिसमें वो दे कैन अफ़ोर्ड टू स्पेंड दैट मनी टू सी कि ये मॉडल जो है कितना बेहतर परफ़ॉर्म करता है। 2015 में जो है करीम आई थी, तो एक आपका पीरियड होता है जो कि इन्वेस्टर देता है कि 5 साल में मैं इतना रिटर्न जो है वो बना लूँगा या इतना मुझे इस मार्केट से आरओआई मिल जाएगा। तो वो नज़र आ गया था इन्वेस्टर्स को। अब जब InDrive आई है तो उनको ये मॉडल इसलिए भी वो कर रहे हैं कि लोग जो है ना साइकोलॉजिकली फिर उस नंबर से जो है ना वो एग्री कर जाते हैं। अभी भी डिसकंटेंट है। मैं कुछ ड्राइवर्स के साथ जब मैं बैठता हूँ InDrive में या Yango में, तो वो कहते हैं कि Yango और InDrive वाले जो हैं वो हमें उस तरीके से जो है फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो तो एक रहेगा हमेशा क्योंकि सही। क्या ये एवरीवन फैक्टर वांट्स भी कि था ज़्यादा। कि वो मार्केट रेडी हो गई थी जब ये यंगो और इनड्राइव आए हैं? क्योंकि करीम तो फर्स्ट मूवर है, इन्होंने तो मार्केट खड़ी की, मार्केट बनाई, इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि उनको वो एफ़र्ट नहीं डालनी पड़ी लोगों को समझाने के लिए, वो मार्केटिंग एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ी जो करीम ने की थी, वो उनको सब कुछ बना-बनाया मिला। तो वो यंगो ने तो चीज़ काफ़ी बड़ी मार्केटिंग की है।
इनड्राइव ने भी हाँ, की है, बट नॉट इन द सेंस कि उन्होंने जो है मार्केट बनाने के लिए की, तो अच्छा वो कुछ सही है। चीज़ें बनी हुई थी सही, सही। कि मार्केट बनाने के लिए भी अपनी आइडेंटिटी और अपनी अपने लिए की अपने लिए मार्केटिंग, की, हाँ। ना कि करीम ने तो मार्केट सेट किया आके ना पहले। एग्जैक्टली उस उन्होंने प्रोटोकॉल सेट किए कि भाई ड्राइवर हुँ, के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हुँ, गाड़ी किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हुँ। सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी लोगों को पता थे। और लोगों को आदत हो चुकी थी। मुझे याद है जब मैंने जब फर्स्ट टाइम करीम बुक की थी, मेरे फैमिली मेंबर्स आए हुए थे, गाड़ी ख़राब हो गई। अब समझ ही नहीं आया, रात का वक़्त है, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कोई देखा था इंटरनेट पे, फ़ेसबुक पे कहीं, तो जाके सर्च किया, वो करीम डाउनलोड किया, वो गाड़ी आई। तो उस वक़्त तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी। अब तो जो बच्चे हैं और जो अब जो हमारी लोग हैं, उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि आप बटन दबाएँ, गाड़ी आ जाएगी। क्योंकि देखें ये अब इंसान की इतनी ज़्यादा चीज़ जो है वो नेसेसिटी बन गया। आई थिंक इट्स मोर देन अ लग्जरी, इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर इवन, स्पेशली फॉर द वुमेन, क्योंकि वहाँ उनकी मोबिलिटी के अंदर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, उनकी एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी। जो ख़वातीन जो पहले ट्रैवल करने में कतराती थीं, उनको एक ऐसी राइड मिल गई थी। करीम ख़ास तौर पे करीम, चूँकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड चेक्स वग़ैरह करके रखते थे। तो अभी भी जो है अगर आप देखेंगे जो सेंटिमेंट बना हुआ है, लिंक्डइन पे जाएँगे, आप फेसबुक पे जाएँगे, आप ट्विटर पे जाएँगे, तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो एक तरीके से उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू अच्छा, द उससे मेल्स। याद आया कि एक पिंक टैक्सी भी आई थी हमारे यहाँ। वो भी जी। आई और फिर गायब हो गई। हाँ, वो ऑब्वियसली वो आई थी, बट वो वो वुमेन इतना बड़ा ओनली ग्रुप नहीं राइड था। था। वो हाँ, वुमेन ओनली थी और वो ग्रुप भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुँ। था। और इस तरीके से जो है वो आई थिंक ये वाला मॉडल कि सिर्फ़ ख़वातीन जो हैं वो राइड करेंगी, तो वो एक बहुत ज़्यादा आप कह लेते हैं छोटा आपका टारगेट ऑडियंस बन जाती है, जो टारगेट कस्टमर्स बन जाते हैं, जिनको आप कैटर कर रहे होते हैं। तो वो आई थिंक इन द लॉन्गर रन वैसे भी सस्टेनेबल नहीं था और वो अच्छा, ग्रुप ये भी जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इज़ इट अ बैड ओमेन फॉर पाकिस्तानी मार्केट के करीम एग्ज़िट कर गई, पहले यूबर चली गई। तो ओवरऑल जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है और हमारे मुल्क की इकॉनमी है, बुरा साइन है हमारे लिए। इसको मैं अच्छा और बुरे के सेंस में तो ऐसे नहीं देखता, जो कि अभी भी हमारे पास स्टार्टअप्स हैं जो कि उनका क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट, मगर मैं इसको एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि एक ऐसा स्टार्टअप जो कि सबसे पहले आया था, जिसने जो है पूरी मार्केट बनाई और जिसने ऑब्वियसली पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट किया। अभी भी खैर वो गए नहीं हैं। ये मैं वैसे बता दूं कि वो उन्होंने देर actually spin off into a technology company. So now Kareem Technologies will remain. ये वो गाड़ियाँ तो नहीं होंगी ना उनकी? गाड़ियाँ नहीं होंगी, बट उनका टैलेंट और उनकी जो इंजीनियर्स हैं वो अच्छा, यहाँ से बनाएंगे एवरीथिंग ऐप, मगर वो बनाएंगे फॉर द ग्लोबल मार्केट, नॉट फॉर सही। पाकिस्तान। तो वो कुछ ना कुछ तो रहेगा और शायद हो हुँ। सकता है कि बाद में वो एवरीथिंग ऐप में से कुछ फीचर्स जो हैं यहाँ पाकिस्तानी मार्केट के लिए खोलें, बट वो इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो करते पाकिस्तानी हैं या नहीं मार्केट करते हैं। इम्प्रूव होगी या मज़ीद बुरे दिन नज़र आ रहे हैं आगे? देखिए अभी तो इन्फ्लेशन भी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट्स भी आपके अगर हम फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। मगर यही है कि असल चीज़ है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है एक इंडिविजुअल की, वो कितनी बढ़ती है इन द लॉन्गर रन, इन द कमिंग सही। ईयर्स। और स्टार्टअप बेस्ड कल्चर को फ़ायदा होगा इस अच्छे स्टार्टअप दिनों से। कल्चर, बिल्कुल स्टार्टअप कल्चर को इसलिए फ़ायदा होगा कि जब आपके पास आपकी जो मिडिल इनकम अवाम है उसके पास जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली वो स्पेंड करेंगे, तो वो जब हुँ। स्पेंड करेंगे तो उनको नई चीज़ें चाहिए होंगी टू स्पेंड दैट मनी ऑन। तो उससे ये होगा कि आपके पास नए नए स्टार्टअप्स आना चाहेंगे, आपकी मोनोपलीज नहीं होंगी। जैसे आप देखें ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ दराज रह गया है, और अगर आप फूड में देखें तो आप फूड पांडा ही आपको नज़र नहीं, आता नहीं, अब है। तो फूड पांडा की मोनोपोली ब्रेक हो गई है। फूड पापा आ अच्छा। गया है। जी, फूड पापा आ गया। अब हुँ। लेट्स इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो कितना सक्सेसफुल, हाउ सीरियस दे आर इन एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दिस मार्केट, हुँ। और हाउ प्रोफेशनल दे आर, बिकॉज़ इट्स अ वेरी टफ मार्केट, इट्स अ वेरी सीरियस मार्केट। फूड पांडा प्रॉफिटेबल है? फूड पांडा अभी रिसेंटली जो है वो इस ईयर उसने प्रॉफ़िट किया है। बल्कि इस ईयर नहीं, पिछले साल उसने प्रॉफ़िट किया था, तो आई अज़्यूम कि शायद इस साल भी उसने किया होगा, चूँकि वो अब जो है वो एक सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी का, तो वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ करते हैं। तो हमें पता है कि वो हुआ है प्रॉफ़िटेबल। बट वो अभी आप कह लें कि वो ऑपरेशनली प्रॉफ़िटेबल हो गया है फॉर अ ईयर और 2। इससे ये नहीं हुआ कि वो टोटैलिटी के अंदर, चूँकि अभी भी उसकी अगर आप देखें, मैं देख रहा था तो 137.1 मिलियन यूरोज़ के वो नेगेटिव इक्विटी में है, तो वो अभी भी उसके पास अ लॉट ऑफ डेट टू बी रीपेड, एंड
उसको कंप्लीटली प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट इट्स ऑन द पाथ। हुँ। तो उसने अपने मॉडल को ट्वीक करते-करते क्योंकि उसमें वो जो चीते था वो भी आई गेस ये फूड वाला ही ब्रांड था ना, यस, फूड पांडा की चीज़ें था, लेकिन वो चीज़ें बहुत जल्दी प्राइमरीली गायब हो गया। वो यही है कि आई थिंक 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो आए थे। उनके जो सीईओ भी थे, आई थिंक वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और एक उनके अंदर भी था कि भाई कुछ करना है, बट वो उसको चला नहीं पाया। आई थिंक दे वेंट अगेन, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दी, और वही होता है कि आप एक चीज़ पहले अगर आप फोकस के साथ करें तो फिर वो ज़्यादा चीज़ बेहतर रहती है। अगर आप इफ यू पुट योर हैंड इन टू मैनी पाइज, देन ऑब्वियसली फूड इट विल पापा गेट चलता मेसी। हुआ नज़र आ रहा है। चलो ये अगली वीडियो में पूछेंगे आपसे।